नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा आयोजित जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा रीट मेंस की वो देख रहे थे और अपनी 8-7 क्लासेज हो चुकी है जिसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। अभी इसी के समांतर अपन जो नई आपकी कलाम की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है 2.0 उसको देखेंगे और आज अपन माइनर 1 देखेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आपका लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है क्योंकि मैं इसमें आपका माइनर 1 का जो साइकोलॉजी का पोर्शन है वो करवाऊंगा। सब्जेक्ट की क्लासेज में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सब्जेक्ट की क्लासेज अपन थोड़ा सा बाद में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो है देखते हैं जो माइनर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा पीडीएफ को एडजस्ट कर लेना, कारण कि बहुत मुश्किल से ये पीडीएफ मिली है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच अंतर को सही ढंग से स्पष्ट करता है? मतलब कौन सी आंतरिक है और कौन सी बाह्य अभिप्रेरणा है वो बताना है। एक बात आपको पता है, आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है वो हमेशा कार्य केंद्रित होती है। क्या होती है? कार्य केंद्रित, ठीक है। और जो आपकी बाह्य अभिप्रेरणा होती है वो हमेशा होती है लक्ष्य केंद्रित। क्या होती है? लक्ष्य केंद्रित होती है, ठीक है। तो यहां पर आपका आंतरिक अभिप्रेरणा में ज्यादातर क्या आ जाता है? किसी चीज से अपने को क्या मिले, जो है अपने को अच्छा लगे, किसी चीज से अच्छा लगे, या फिर जो है किसी चीज के लिए अपने अंदर उत्सुकता हो, ऐसी चीजें आंतरिक के अंतर्गत आ जाती है। जबकि बाह्य के अंतर्गत पुरस्कार हुआ, ठीक है, पुरस्कार हुआ, दंड हुआ, ऐसी चीजें आ जाती है। तो यहां पर आपको जो है 4 उदाहरण दिए, कौन सा बाह्य का और कौन सा आंतरिक का ये बताना है। सबसे पहले एक विद्यार्थी केवल परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए रात भर पढ़ाई करता है। किसके लिए? अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। एक प्रकार से पुरस्कार और दंड की श्रेणी में ये आ गया। तो ये आपकी क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है। क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा। फिर एक कवि कविता लिखता है क्योंकि उसे लिखने से आंतरिक संतोष, देखो अभी मैंने बोला था ना अच्छा लगना, उत्सुकता, तो आंतरिक संतोष मिलता है चाहे कोई पढ़े या ना पढ़े। तो ये हो गई आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा। क्या हो गई? आंतरिक अभिप्रेरणा। फिर एक खिलाड़ी को मैच जीतने पर पुरस्कार राशि और ट्रॉफी मिलती है। तो ट्रॉफी और पुरस्कार की श्रेणी में आ जाते हैं। तो वापस कौन सी हो गई है? बाह्य अभिप्रेरणा हो गई। फिर एक बच्चा गणित का सवाल इसलिए हल करता है क्योंकि उसे समस्या सुलझाने में मजा आता है। अभी बोला ना अच्छा लगना, मजा आना, तो ये क्या हो गया? आपका आंतरिक अभिप्रेरणा हो गई। तो यहां पर आंतरिक जो है बी और डी आंतरिक है, ए और सी क्या है? बाह्य। तो ए और सी तो है बाह्य अभिप्रेरणा और बी और डी है आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जैविक और कौन कौन सी जो है आपकी मनोसामाजिक है? सही पहचान करना। सेम वही है, अपने को जैविक और मनोसामाजिक आवश्यकता के रूप में इनको जो है वर्गीकृत करना है। सबसे पहले जैविक की बात करूं तो ये जैविक कारकों पर निर्भर करती है। किस पर? जैविक कारकों पर निर्भर करती है, जैसे हार्मोन्स वगैरह पर, ठीक है, हार्मोन्स वगैरह पर। और ये आपका जो है क्या है? जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जीवित रहने के लिए, एक मिनट, जीवित रहने के लिए आवश्यक, रहने के लिए आवश्यक है, आवश्यक। जैसे इसके अंतर्गत अपन देखें तो भूख हो गई, प्यास हो गई, नींद हो गई, ठीक है, निद्रा, काम, ये सब आती है आपका जैविक के अंतर्गत। मनोसामाजिक जो है ये जो है सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। सामाजिक प्लस पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है, पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर, ठीक है। इसके अलावा ये जो है जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, के लिए आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं है, ठीक है। जैसे कोई मान लो कि उपलब्धि की चाह हो गई, ठीक है, कोई पुरस्कार पाना, कोई उपलब्धि पाना, ये सब जो इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एक व्यक्ति जो है लंबे समय तक भूखा रहने के बाद खाना तलाशता है। तो खाना, भूख अभी मैं अपने बात कर चुके हैं, तो ये आपकी क्या होगी? जैविक, क्योंकि खाना जो है जीने के लिए आवश्यक है। बस इतना ध्यान रखो, जैविक जो है जीने के लिए आवश्यक है, मनोसामाजिक आपकी जीने के लिए आवश्यक नहीं है। दूसरी एक चीज और मैं बता दूं कि जैविक जो होती है ये जन्मजात होती है, भूख जो होती है जन्मजात होती है, जबकि मनोसामाजिक जो होती है ये अर्जित होती है। ये भी ध्यान में रखना आपको, ठीक है। फिर एक विद्यार्थी क्लास में सबसे आगे बैठना चाहता है ताकि उसे शिक्षक की प्रशंसा मिले। तो प्रशंसा क्या जीवित रहने के लिए आवश्यक है? बिल्कुल नहीं है। तो ये आपकी हो गई मनोसामाजिक, क्या हो गई? और ना ही प्रशंसा आपकी जो है क्या होती है? जन्मजात होती है। तो ये मनोसामाजिक हो गई। कोई व्यक्ति प्यास बुझाने के लिए पानी पीता है, तो पानी पीना जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, तो ये जैविक हो गई। कि कोई किशोर अपने मित्र समूह में कूल दिखने के लिए महंगे जूते खरीदता, क्या महंगे जूते खरीदने से नहीं खरीदोगे तो क्या जीवन नहीं चलेगा? तो बिल्कुल चलेगा। तो मतलब ये मनोसामाजिक हो गई। क्या हो गई? मनोसामाजिक। अब आपके सामने है
ए और सी तो जो है जैविक है और बी और डी क्या है आपकी मनोसामाजिक। तो ए और सी तो है जैविक, बी और डी है मनोसामाजिक। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा पीडीएफ को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, भले ही आप अच्छी क्वालिटी बनाकर वीडियो देख लें 360 में या 480 में, कारण कि बहुत मुश्किल से ये एक पीडीएफ मिली अपने को। कथन ए क्या बोल रहा है कि मैस्लो के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं एक निश्चित अनुक्रम में होती है। जो नए स्टूडेंट है डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अपना जो है अपनी जो पहली टेस्ट सीरीज थी कलाम की उसकी क्लासेज भी चल रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के कारण थोड़ी लेट हो गई, बाकी उसकी जो है 8 क्लासेज अपनी हो चुकी है। माइनर 1 और 2 की, माइनर 3 स्टार्ट करेंगे कल, तो उसको भी आप जो है देखते रहें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैस्लो के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं निश्चित अनुक्रम में होती है। तो मैस्लो का जो सिद्धांत है उसमें आवश्यकताएं होती है इस हिसाब से 1 2 3 4 5। सबसे पहले होती है शारीरिक आवश्यकता या शरीर क्रियात्मक आवश्यकता भी कहते हैं इसको। ठीक है, दूसरी जो आवश्यकता होती है सुरक्षा की आवश्यकता। किसकी? कल वाली परसों वाली जो क्लास थी उसमें मैंने अच्छे से बताया है, जो अपनी जो है कलाम की जो पहली टेस्ट सीरीज है उसमें मैंने इसको अच्छे से बताया है, उनको भी आप जो है क्लासेज को देखते रहे। तीसरी होती है आत्मीयता की, इसको प्रेम की भी कह सकते हैं। चौथी होती है सम्मान की, और पांचवी होती है आत्म सिद्धि की आवश्यकता, आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ठीक है, इसमें से जो आपके ऊपर वाले 2 हैं ये उच्च स्तर है और नीचे वाले 3 है ये निम्न स्तर है। यह आपको ध्यान में रखना है। शारीरिक क्रियात्मक में अपन मान सकते हैं कि भूख प्यास ये जो है शारीरिक क्रियात्मक में आती है। सुरक्षा में जीवन बीमा वगैरह जो आते हैं, जीवन बीमा। ठीक है, शारीरिक या स्वास्थ्य जो सुरक्षा है वो सब इसी में आते हैं। आत्मीयता में जो है प्रेम वगैरह परिवार वगैरह जो है इसी में आ जाता है। सम्मान जो इसमें सम्मान चाहता है व्यक्ति, और आत्म सिद्धि में मतलब प्रशंसा चाहता है, मतलब खुद को जो है आत्म सिद्धि का जो होता है ना, यहाँ पर 1% लोग ही पहुंच पाते हैं। 1% लोग पहुंच पाते हैं, यहाँ पर पहुंच पाते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि मैस्लो के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं निश्चित अनुक्रम में होती है। देखो अनुक्रम मैंने बता दिया आपको कौन सा निश्चित अनुक्रम में होती है। जब तक निचली आवश्यकता पूरी न ऊपरी आवश्यकता सक्रिय नहीं होती। जब तक आपको भूख प्यास वगैरह की शारीरिक आवश्यकता पूरी नहीं होगी तब तक सुरक्षा की आवश्यकता का दिमाग में आएगा ही नहीं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर मैस्लो का मानना था कि आवश्यकता श्रृंखला पूर्णतः कठोर है। तो पूर्णतः कठोर नहीं कह सकते अपन, ये गलत है। और कभी भी एक स्तर को छोड़कर दूसरा स्तर सक्रिय नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जो है पूर्णतः ही कठोर है कि पहली के बाद में दूसरी आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है। तो पूर्णतः कठोर वर्ड आने से ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन 3 उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, सबसे पहले एक आंतरिक अवस्था है, बिल्कुल अभिप्रेरणा आंतरिक अवस्था है, बिल्कुल सही बात है। ये काल्पनिक होती है, बिल्कुल अभिप्रेरणा काल्पनिक होती है। फिर इससे व्यक्ति में कुछ क्रियाएं उत्पन्न होती है, बिल्कुल क्रियाएं उत्पन्न होती है। इसके अलावा उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहती है अभिप्रेरणा, उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहती है, प्राप्ति तक जारी रहती है अभिप्रेरणा, उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहती है। फिर आपको ध्यान में रखना है अभिप्रेरणा कई बार अप्रिय स्थिति की तरफ भी ले जाती है, अप्रिय स्थिति की ओर ले जा सकती है, ले जा सकती है अभिप्रेरणा अप्रिय स्थिति की, यानी कि हो सकता है कि हमेशा पॉजिटिव जरूरी नहीं है, कई बार अप्रिय स्थिति की ओर भी ले जा सकती है। और ये एक अनुमानित प्रक्रिया है। क्या है? अभिप्रेरणा अनुमानित है। और अपने को पूछा कौन सी विशेषता नहीं है, तो चौथी नहीं है, क्योंकि ये अनुमानित प्रक्रिया नहीं है। अनुमानित प्रक्रिया है ये। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 शुरू करूं उससे पहले मैं बता दूं अपना एक ऐप है परफेक्ट मॉक। ठीक है, जिस पर एग्जाम रिलेटेड अपना जो लेवल 1 और लेवल 2 है, इसका राजस्थान जीके का जो है अपन ने नया जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च किया। राजस्थान जीके पूरा, उसमें प्रतीक वगैरह वो सारा जो है राजस्थान जीके प्लस राजस्थानी भाषा है वो सारी है इसमें 99 रुपीज में है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चैनल का नाम है, जो अपना ऐप का नाम है परफेक्ट मॉक, एक बार जाकर जरूर देखें। सेकंड ग्रेड की भी अपनी अलग से टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है फिलहाल, जो नई सेकंड ग्रेड है उसकी। और लेवल 1 और लेवल 2 की राजस्थान जीके की और राजस्थान भाषा जो साहित्य है उसकी क्लासेज जो सॉरी उसका जो आपका टेस्ट सीरीज है वो भी चल रही है। और ये आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज। तो एक बार जरूर जाकर देखें, मात्र 99 रुपीज में। फिर अगला क्वेश्चन कि अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया, ये परिभाषा किसने दी? देखो परिभाषाएं मैं हर बार आपको बताता हूं कि आपको याद हो या ना हो, लेकिन पढ़ लेनी चाहिए।
आंखों के आगे से गुजरी हो, क्या पता वही परिभाषा आपके एग्जाम में आ जाए और 1-2 क्वेश्चन आते हैं इससे। तो अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा आपकी गुड ने दी। किसने? गुड ने। तो इसको कैसे भी याद रख सकते हो, आरंभ करना, जारी रखना, नियमित करना। तो ये मतलब बहुत अच्छी बात है, अच्छे से गुड याद रखना है। फिर निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिप्रेरणा बराबर आवश्यकता प्लस अंतर्नोद प्लस उद्दीपक, पहला ही इसमें सही है। ठीक है, तो यहां पर अभिप्रेरणा बराबर उद्दीपक प्लस अंतर्नोद प्लस आवश्यकता। देखो क्रम ध्यान रख लेना, आवश्यकता, अंतर्नोद और उद्दीपक। यहां पर यह भी सही है लेकिन क्रम गलत है इसमें। ठीक है, सही तो ये भी है, क्रम गलत है। सही इसमें तो वैसे पूरा ही गलत है। तो यहां पर अभिप्रेरणा बराबर होती है आवश्यकता, अंतर्नोद और उद्दीपक। क्रम कैसे याद रखना है कि आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है और अंतर्नोद के कारण जो है उद्दीपक प्राप्त होता है। जैसे उद्दीपक प्राप्त होता है तब अपने जो है खुद का जो है थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं। तो आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है, अंतर्नोद के कारण क्रियाएं होती है जो आपकी उद्दीपक प्राप्त करने में सहायता करती है। तो इन तीनों को याद रखना है। और ये जो आपका एक जो फॉर्मूला ये किसने दिया था? तो हिलगार्ड ने दिया था। ये किसने? हिलगार्ड ने दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन बोला आपका व्यक्ति द्वारा, थोड़ा सा ये अच्छे से देखो दिख नहीं रहा है कारण कि पीडीएफ थोड़ी सी लेवल जो है ना पीडीएफ का डाउन है। व्यक्ति द्वारा धनात्मक मूल्यांकन प्राप्त करने की आकांक्षा को निम्न में से कौन से अर्जित अभिप्रेरक कहा जाएगा? तो ध्यान में रख लेना, आपको जो ऑप्शन दिए वो सारे मैं समझा देता हूं। धनात्मक मूल्यांकन प्राप्त करने की जो आकांक्षा है ना, वापस देखना, क्या धनात्मक मूल्यांकन प्राप्त करने की आकांक्षा आपकी अनुमोदन अभिप्रेरक के अंतर्गत होती है। किसके अंतर्गत? अनुमोदक अभिप्रेरक। शक्ति अभिप्रेरक क्या कहता है? शक्ति अभिप्रेरक कहता है दूसरों पर प्रभाव डालने की चेष्टा करना, नियंत्रण करने की चेष्टा, नियंत्रण करना, यह सब शक्ति अभिप्रेरक के अंतर्गत आता है। या फिर अपन कह सकते हैं नेतृत्व करना, नेतृत्व करना। ठीक है, अन्वेषण अभिप्रेरक में क्या आता है? अन्वेषण अभिप्रेरक में आता है नए अनुभव प्राप्त करने की चेष्टा, अनुभव प्राप्त करने की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा। ठीक है, फिर आता है आपका आक्रामक अभिप्रेरक। आक्रामक मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, दूसरों को नुकसान या हानि पहुंचाने की चेष्टा, नुकसान या हानि। ठीक है, और अनुमोदन में क्या आता है? धनात्मक मूल्यांकन प्राप्त करने की आकांक्षा। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक है। तो बिल्कुल गलत बात है ये। शिक्षा मनोविज्ञान, देखो एक मनोविज्ञान जो है ना, इसकी शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मान लो कि एक शाखा है, मतलब एक सब्जेक्ट है। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान भी होगा, इसमें आपका चिकित्सा मनोविज्ञान भी होगा, इसमें आपका अलग अलग मनोविज्ञान होंगे, जीव मनोविज्ञान भी होगा, जो भी मनोविज्ञान होते हैं मतलब। ठीक है, बहुत सारे मनोविज्ञान होते हैं मनोविज्ञान की शाखा में। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान आता है। तो इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान से व्यापक हो ही नहीं सकता। व्यापक तो कौन है? मनोविज्ञान है। मतलब कोई चीज जैसे मान लो कि राजस्थान भारत के अंतर्गत आता है, तो भारत से व्यापक थोड़ी है राजस्थान। तो वही बात है, मनोविज्ञान जो होता है ना उसके अंतर्गत शिक्षा आती है। तो इसका मतलब शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, तो सामान्य मनोविज्ञान से व्यापक नहीं हो सकता। जैसे राजस्थान है वो भारत से व्यापक नहीं हो सकता क्योंकि भारत के अंदर आता है, वैसे ही ये बात है। फिर इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है। बिल्कुल दूसरा उत्तर हो जाएगा इसका। वापस बता चुका ना मैं कि राजस्थान का क्षेत्र भारत की तुलना में हमेशा सीमित ही रहेगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक और ये है आपके थार्नडाइक। ये अलग से याद है रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा? तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र जो है ना क्षेत्र, एक तो अधिगम प्रक्रिया होगी और एक अधिगम करता, यानी कि जो बालक होगा या अधिगम करता होगा वो होगा हमेशा। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में वो उत्तर कर देना। तो यहां पर अधिगम प्रक्रिया ऑप्शन में अधिगम करता नहीं है, वरना अगर अधिगम प्रक्रिया की जगह अधिगम करता होता तो ये उत्तर हो जाता है इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन, फिर वापस एक परिभाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? बहुत बार आई हुई परिभाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में जो है मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। और यह आपकी परिभाषा है ट्रो की। किसकी है? ट्रो की। कोई गलती हो जाए तो जरूर आप बता देना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
सबसे पहले ये वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, बिल्कुल वैज्ञानिक विधियों का तो प्रयोग करता है। ये शिक्षक अधिगम करता और शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। अभी ऊपर मैंने बताया था ना, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम करता दोनों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ये विविध अधिगम करता, विविध मतलब जो है व्यक्तिक भिन्नता जिसमें पाई जाती है, व्यक्तिक भिन्नता मतलब अलग अलग प्रकार के, ठीक है, के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए, विविध अधिगमकर्ता के लिए ही बनाया गया है। तो ये गलत हो जाएगा आपका, नहीं पूछा है तो उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी है, बिल्कुल सही बात है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, मनोविज्ञान के विकास का क्रम क्या है? तो मनोविज्ञान के विकास का क्रम आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। सबसे पहले आत्मा, आत्मा का विज्ञान कहने वाले कौन कौन थे? तो अरस्तु, प्लेटो व देकार्त थे। अरस्तु, प्लेटो व देकार्त, इन्होंने जो है क्या कहा? इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। फिर आता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो मन का विज्ञान कहने वाला कौन था? तो मन का विज्ञान कहने वाला लेबनिज, नाम याद रख लेना, शिक्षा मनोविज्ञान में आ सकता है। लोक, पोम्पोनोजी और थॉमस रीड, ठीक है। फिर आया आपका चेतना का विज्ञान, और चेतना का विज्ञान कहने वाला विलियम जेम्स, वुंट, टिचनर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? चेतना का विज्ञान। और जेम्स सल्ली, कई जगह सिल्ली और कई जगह सल्ली लिखाता है। फिर आता है आपका व्यवहार का विज्ञान, जो वर्तमान स्वरूप है। और व्यवहार में सर्वप्रथम नाम आता है आपका मैकडूगल का, उसके बाद में आता है वाटसन का, ठीक है। बाकी ये थांडाई वगैरह सारे क्या है? व्यवहार के ही है। तो ये आपको मेन ध्यान में रखना है। आत्मा का किसने कहा? मन का किसने कहा? चेतना का किसने कहा? वुडवर्थ का, सॉरी, व्यवहार का किसने कहा? एक जो प्रसिद्ध परिभाषा है कि आत्मा जो है, मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया। एक मिनट, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का, फिर मन का, फिर चेतना का, और वर्तमान में व्यवहार के साथ बना हुआ, ये वुडवर्थ ने कही थी, ठीक है। फिर आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में क्रो एंड क्रो द्वारा प्रदत्त परिभाषा में मनोविज्ञान का संबंध है। तो जो क्रो एंड क्रो है, उन्होंने जो परिभाषा दी थी उसमें मनोविज्ञान का जो संबंध है वो कैसे से बताया था, कैसे से। और शिक्षा का संबंध जो है ना, इन्होंने क्या से बताया था? शिक्षा का संबंध क्या से बताया था? शिक्षा का संबंध क्या से बताया, और मनोविज्ञान का संबंध कैसे से बताया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित बताओ। ये आपका जो है मूल प्रवृत्ति जो सिद्धांत है, आपका मूल प्रवृत्ति सिद्धांत जो किसने दिया था? मैकडूगल ने। किसने? मैकडूगल ने दिया था। और इसमें इन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी। कितनी? 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी। तो इनमें से जो है 4 मूल प्रवृत्ति दी हुई है, उसमें से असुमेलित बताना है। क्रोध, ये इस साइड वाला है ना, ये तो आपके संवेग है, और इस साइड वाली मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति है। तो क्रोध जो है उसमें युत्सा होती है, बिल्कुल, भय, पलायन, बिल्कुल सही बात है। फिर आमोद, आमोद का संग्रहण नहीं होता, आमोद का होता है हास। हास मतलब हंसना, लाफ्टर। ये हास मतलब कमी वाला हास नहीं है, तो ये सम्मिलित हो गया। और संग्रहण जो है ये किससे संबंधित है? तो संग्रहण जो है इसके लिए संवेग होगा स्वामित्व। क्या होगा? स्वामित्व। तो यहां से क्वेश्चन हमेशा एक आता है, तो ये असम्मिलित हो गया करुणा, शरणागत। तो ये 14 मूल प्रवृत्तियां आपको याद होनी चाहिए। 5 तो इसके अंदर आ गई, बाकी जो है आपको 9 और यादें होनी चाहिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रेरक शक्ति का संबंध अभिप्रेरणा के किस सिद्धांत से है? अगर मेरी जो पहली वाली क्लास अगर आपने देखी है साइकोलॉजी की, अभी जो मैंने टेस्ट सीरीज 1.0 की चला रखी है, तो आपको यह उत्तर समझ में आ जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा शरीर क्रिया सिद्धांत। और शरीर क्रिया सिद्धांत केंद्रीय प्रेरक स्थिति का संबंध अभिप्रेरणा से बताता है, और यह मॉर्गन द्वारा प्रदत्त है। किसके द्वारा? मॉर्गन। एक आपका आंतरिक अभिप्रेरणा सिद्धांत है। कौन सा? आंतरिक अभिप्रेरणा सिद्धांत, ये हार्लो ने दिया था। और इसमें क्या कहता है? इसमें बाह्य अभिप्रेरक की जो अभिप्रेरक है उसको तो क्या करता है? ये नकारता है। क्रॉस मतलब नकारता है। और जिज्ञासा वो है आंतरिक अभिप्रेरणा को ये क्या मानता है? सही मानता है, ठीक है। एक जो सिद्धांत आपका वो और मैं बता देता हूं, निष्पत्ति प्रेरणा सिद्धांत, जिसको उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत भी कहते हैं। निष्पत्ति और उपलब्धि एक ही चीज होता है। सिद्धांत प्रेरणा सिद्धांत। और ये जो है आपका, ये मैक्सीलैंड ने दिया। किसने? मैक्सीलैंड ने। और इसमें ये वातावरण को द्वारा अभिप्रेरणा सीखी जाती है, इस बात को तो हाँ बोलता है। और स्वभाव को नकारता है। किसको? स्वभाव की भूमिका को नकारता है।
ठीक है, तो उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो ये अपना माइनर 1.0 था। ठीक है, माइनर 1 टेस्ट सीरीज 2.0 का। अगली क्लास जल्द ही आपको मिलेगी और साथ में जो है पुरानी टेस्ट सीरीज है वो भी चल रही है, उसकी अलग प्लेलिस्ट है और इसकी अलग प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा। तब तक चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ।